हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 2 की। अभी तक हमने इम्पल्स के बारे में पढ़ा था और बोला था कि इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। तो हमने इसको लिखा था एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसा है ना। दूसरी बात, आपने मोमेंटम के लिए या इम्पल्स के लिए ये भी लिखा था कि आप इसे इंटीग्रल एफ डी टी भी लिख पा रहे थे। कैसे आया था ये? न्यूटन सेकंड लॉ से एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। यहाँ से आपने जब इसको इंटीग्रेट किया तो अब इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन वाला मेथड है, ये जो तरीका है, ये आपने कैलकुलस में किससे रिलेट किया था? क्या आपने इसको एरिया अंडर कर्व बोला था? एरिया अंडर कर्व। कौन सा कर्व? यहाँ पे एफ डॉट डी टी है तो एफ टी कर्व। सो दिस इज बेसिकली एरिया अंडर एफ टी कर्व। ठीक है, फोर्स टाइम कर्व। तो आपसे अगर पूछा गया कि एक ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स जो लग रहा है ड्यूरिंग कोलिजन, या एक फोर्स उस पर ऐसा लग रहा है जो इस तरीके से है, ये लेट्स से 1 सेकंड से 3 सेकंड तक इस पे लगा, और यहाँ इसकी वैल्यू थी 10, यहाँ इसकी वैल्यू है 20। पूछा गया आपसे, बताइए इस ऑब्जेक्ट के लिए इम्पल्स कितना है या चेंज इन मोमेंटम कितना है। तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा पी कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है कि दिस इज ए कर्व ऑफ एफ टी। इसका जो एरिया अंडर कर्व है वो हमें देगा चेंज इन मोमेंटम। तो सीधा एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, ट्रेपेजॉइड है। एरिया कौन सा हमें कंसिडर करना है? ये पूरा एरिया। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई, आप चाहें तो इसे एक रेक्टेंगल बना ले, ऊपर एक ट्राइंगल बना ले। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है आपका 10 into 2, प्लस जो ट्राइंगल का एरिया है वो है हाफ इंटू 10 into 2। ठीक है, यहाँ से आप इसका सीधा सीधा चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई खास बात इसमें? अच्छा, ये आपको देते कि एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसा लग रहा है 3t² प्लस 2t। बताइए इस फोर्स की वजह से उस पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा फॉर टाइम 1 से 2 तक। 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच अगर उस पर ये फोर्स लगा है जो टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है, पूछा गया आपसे बताइए पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इम्पार्टेड टू द पार्टिकल कितना है। तो क्या करना चाहिए? अपने को पता है यहाँ पे होगा इंटीग्रल एफ डॉट डी टी। तो इंटीग्रेशन कर देना इसका 3t² प्लस 2t डी टी। कहाँ से कहाँ तक आपको लिमिट दे रखी है? 1 से 2 तक। इंटीग्रेशन करेंगे तो 3t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³, क्योंकि क्या होता है t² का t³ बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा t³। ऐसे 2t का हो जाएगा t²बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल तो t²। 1 से 2 तक ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले रखेंगे 2³ प्लस 2² माइनस 1³ प्लस 1²। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आएगा 8 प्लस 4 माइनस 2, यहाँ से 10 kg meter per second. This is impulse imparted to this object because of this force. क्लियर है बात? इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप इम्पल्स के भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज अपन बात करेंगे फोर्सेस के बारे में और उन फोर्सेस को एक ऑब्जेक्ट पे कैसे दिखाया जाए, या उन फोर्सेस की वजह से उसका मोशन कैसे एनालाइज किया जाए, इन सब के बारे में। तो उसका जो मेथड है वो मेथड है फ्री बॉडी डायग्राम का। फ्री बॉडी डायग्राम, ये मेथड क्या कहता है? देखो, नाम से समझ में आता है फ्री बॉडी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को उसके सराउंडिंग से डिटैच कर दो पूरा मेंटली, जस्ट उसको एनालिसिस करने के लिए। जैसे आप मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट को आपने एक रस्सी से लटका दिया सीलिंग से, ठीक है। जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको बता रखा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है कि ये फिक्स्ड है। जब भी आपको ऐसा दिखे इस तरीके से, तो ये वॉल या फिक्स्ड ऐसा आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर फिक्स्ड है, उससे एक स्ट्रिंग कनेक्ट करके नीचे एक मास एम यहाँ पे आपने लटका रखा है। ओके, अब आपसे पूछा गया
कि बताइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, या फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो हमें क्या करना है, हमारा जो इसमें सिस्टम है या हम जिसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो है ये ऑब्जेक्ट, ये मास m। तो हमने इस मास m को इस तरीके से दिखा दिया, इसकी स्ट्रिंग वहां से हटा दी सिर्फ मेंटली एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली तो वो बंधा हुआ है और वो ऐसा ही है, पर एनालिसिस करने के लिए हमने माना कि वो स्ट्रिंग वहां नहीं है, सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम इस पे देखेंगे कि कौन कौन से फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं, और वो सारे फोर्सेस हम इस पे शो करेंगे विद एरो, विद डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात? तो इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि एनालिसिस में हमारे लिए आगे काम आने वाला है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए पहले हमें फोर्सेस समझने पड़ेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे लग सकते हैं या उनका नेचर कैसा होता है, ये सारी बातें। तो सबसे पहला जो फोर्स आता है, हम जो इसमें फोर्स पढ़ने वाले हैं एक बार उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेट के बारे में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर हम बढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन की तरफ। फिर हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। फिर हम बात करेंगे टेंशन फोर्स। और हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स। ये 5 फोर्सेस जनरली हम हमारे क्वेश्चंस में, हमारे इस कॉन्सेप्ट में यूज करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात है वेट की। कौन लगाता है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ की वजह से हमेशा ये फोर्स लगता है। अच्छा, कितना लगता है? तो हमें पता है mg के बराबर वेट लगता है। जितना मास इंटू जी, वो होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? कहाँ से आया ये? तो आप सीधा कह सकते हैं F इक्वल टू एम ए जो था, वहां से आप बोल सकते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है g, तो मैं ऐसे लिख सकते हैं जो फोर्स है, वेट इज अ फोर्स, वो कितना हो जाएगा mg। तो वेट कितना लगता है? mg के बराबर लगता है। अच्छा, किस डायरेक्शन में लगता है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हमेशा आप जो ग्राउंड है उसके परपेंडिकुलर, या आ, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ आप इसके यूज कर सकते हैं, ये फोर्स बता सकते हैं। क्लियर है? तो आपको बोला गया, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ है, जो यहाँ पर रस्सी से बंधा हुआ था, इसके लिए आप अगर वेट बताना चाहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, तो वेट किस तरफ बताएंगे? किस तरफ बताएंगे? नीचे की तरफ, ऐसा। दिस विल बी वेट mg। चाहे आप इसे w से लिख सकते हैं या सीधा mg भी लिख सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में अगर वेट दिखाना है तो इस तरीके से आप हमेशा नीचे की तरफ इसे दिखाने वाले हैं। क्लियर है बात यहां तक? ओके। सेकंड जो फोर्स था वो था नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? कि जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं, जब भी दो सरफेसेस या दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करती हैं। तो ये जो पुशिंग फोर्स आ रहा है वहां पे, ये कहलाता है नॉर्मल फोर्स। तो जैसे आपने एक, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक मास रखा हुआ है ऐसा। ठीक है, इस तरीके से आपने एक मास रख दिया ग्राउंड पे। अब इसका वेट है मान लीजिए mg। तो यहाँ m इसका मास हो गया। अब यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? तो यहाँ दो सरफेसेस कौन कौन से हैं कांटेक्ट में? एक तो हो गया ग्राउंड, दूसरा इस ऑब्जेक्ट की जो लोअर सरफेस है वो, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है। फोर्स लगता है हमेशा पुश करता हुआ, मतलब ग्राउंड जो है वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो उस ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करेगा। हमेशा पुश करता हुआ फोर्स होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों सरफेस आपस में एक दूसरे को पुश करेंगी अगर, तो ये जो आपने मास बनाया है इसको एक ऊपर की तरफ पुश मिलेगा बिकॉज ऑफ ग्राउंड, और जो ग्राउंड आपने यहाँ बना रखा है उसको नीचे की तरफ एक पुश मिलेगा बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। सारे फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसका मतलब
दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगने वाला है, वो हमने यहाँ बताया भी है कि एन जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, वो ऑब्जेक्ट पे अगर ऊपर की तरफ लगा तो ग्राउंड पे नीचे की तरफ लगा, और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। क्लियर है बात? यहाँ तक पक्की बात हो गई? चलिए, तो अब आपसे अगर मैं बोलूं कि इसके लिए आप मुझे नॉर्मल फोर्सेस बना के बताइए। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट और रखा हुआ है, इसके लिए मुझे नॉर्मल फोर्सेस बताइए। ये आप स्ट्रेट ले लीजिए पूरा। तो कैसे बनाएंगे? हमने बोला था फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जो मास पे हम इंटरेस्टेड हैं कि हमें इस पे फोर्सेस देखने हैं, हमें इसका मोशन देखना है, उसे आप अलग से बनाइए सबसे पहले। तो जैसे आप सबसे पहले इसे अलग बनाएंगे तो लेट्स से अपन स्मॉल एम जो है उससे अलग से बनाते हैं। ये हमारा इंटरेस्ट वाला मास है, हम इस पे फोर्सेस देखना चाहते हैं, तो हमने इसके लिए इसको अलग बना दिया बाकी सबसे डिटैच करके। अब इस पे फोर्सेस अगर देखें तो एक तो इसका अपना वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है, तो एक तो mg इस पे लगने ही वाला है इसका वेट। दूसरा, इस पे लगेगा एक नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये नीचे वाले मास के साथ कांटेक्ट में है, तो नीचे वाला मास इसे ऊपर की तरफ पुश करेगा। पुश करना मतलब अपने से दूर फोर्स लगाना, तो नीचे वाला मास अपने से दूर मतलब ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगाएगा। तो इस पे जो फोर्स लगा नॉर्मल रिएक्शन वो ऊपर की तरफ लगी, उसे मैंने n1 से बताया। क्लियर है बात? अगर मैं ये कैपिटल M लेता हूं, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम मुझे बनाना है, तो अब इसमें इसका एक mg तो नीचे लगने ही वाला है, इसमें तो कोई खास बात है नहीं, ये तो mg हमेशा लगेगा ही। अब अगर इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन देखो तो इसकी दो सरफेसेस बाकी सरफेसेस से कांटेक्ट में है। ऊपर वाली सरफेस ऊपर वाले ब्लॉक के साथ, नीचे वाली सरफेस ग्राउंड के साथ। तो अगर ऐसा है तो इस पे दो नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि जहां भी कांटेक्ट होगा सरफेसेस का आपस में, वहां पे वो आपस में पुश करेंगी, और जब पुश करेंगी तो नॉर्मल फोर्स होगा। तो जितने कॉन्टेक्ट्स उतने ही नॉर्मल रिएक्शंस। क्लियर है बात? तो कांटेक्ट एक ऊपर से है एक नीचे से। ऊपर वाली सरफेस इसको नीचे की तरफ पुश करेगी, और ग्राउंड जो है इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है विद n1। और देखो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहे हैं, ध्यान से देखें तो ये n1 जो आपने इस पे लगाया था और ये n1 जो आपने इस पे लगाया, दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक ऊपर एक नीचे की तरफ, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे। इसी को बोला था एक्शन रिएक्शन पेयर। और नीचे जो ग्राउंड है वो ग्राउंड इसे ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स और आएगा ऊपर की तरफ। क्लियर बात? तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनेगा। और जो ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये एन इस तरीके से करेगा, तो ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर कंप्लीट कर रहा है। ये इधर लग रहा है और ये इस तरफ लग रहा है। ठीक है बात? तो नॉर्मल रिएक्शन लगाना आई गेस आपको क्लियर है कैसे लगानी है। अच्छा, इसी में सिस्टम की अगर बात करें अपन, तो आपने अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग। मैं ये कहता हूं कि मुझे दोनों ब्लॉक्स का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो साथ ही बनाना है। ठीक है, मेरा जो सिस्टम है, मैं इस सिस्टम को ये पूरा कंसिडर करना चाहता हूँ, दोनों ब्लॉक्स मिलके मेरा एक सिस्टम है। तो इस बार मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं दोनों ब्लॉक्स को साथ में बनाऊंगा ऐसा, और इन दोनों पे मिला के जो फोर्सेस लग रहे हैं वो बताऊंगा। तो मिला के फोर्सेस, इन दोनों का मिला के mg नीचे की तरफ लगेगा, वो हो जाएगा m प्लस एम इंटू जी। ये वेट इन दोनों का नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशन पुल की वजह से। नॉर्मल रिएक्शन जो लग रही है, अगर ये पूरा मेरा एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम किससे कांटेक्ट में है? सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड से। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि अब ये पूरा मेरा सिस्टम हो गया। दिस कंप्लीट इज माय सिस्टम। अब ये पूरा सिस्टम कहाँ से कांटेक्ट में है? बस एक इस जगह से, यहाँ नीचे ग्राउंड है, इसी से कांटेक्ट में है। तो इट्स नॉर्मल फोर्स जो मैं लिखूंगा सिर्फ ये वाली नॉर्मल फोर्स लिखूंगा, जो कि यहाँ पे ऊपर की तरफ लगेगी। क्लियर है सारी बातें? तो जो सिस्टम आप कंसिडर करते हो उसके हिसाब से आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। क्लियर? तो नॉर्मल रिएक्शन
पहली बात, दो कॉन्टेक्ट्स, जब भी दो सरफेस का कांटेक्ट होगा वहां पे लगेगी, पुश करती हुई लगेगी, मतलब एक सरफेस दूसरे को अपने से दूर पुश करेगी। तीसरी बात, जो सरफेस कांटेक्ट में है हमेशा उनके परपेंडिकुलर होती है ये नॉर्मल रिएक्शन। आप देख सकते हैं सारी सरफेस अपन ने हॉरिजॉन्टल बना रखी हैं, तो नॉर्मल हर बार वर्टिकल है, ठीक है। तो हमेशा वर्टिकल हमेशा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस होगी और हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होगी। तो चलिए जल्दी से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि आपके सामने अगर एक इस तरीके का प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, और यहाँ पे आपने एक मास रखा हुआ है इस तरीके से। इस बार आपसे पूछा गया कि बताइए नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी। तो ये जो मास m है, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो लगेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसा। जो प्लेन है वो इस मास को अपने से दूर पुश करेगा वैसे, और इस प्लेन पे जो लगेगी वो लगेगी ऐसे अंदर की तरफ। और देखिए एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहे हैं फिर से, इक्वल एंड अपोजिट। अच्छा, इस पे mg किधर लगेगा, इस ब्लॉक पे mg किधर लगेगा? मैं इसको अलग से बना देता हूँ, फ्रीबॉडी डायग्राम आप चाहे तो यहाँ बना सकते हैं इसको ऐसे। तो ये हो गया इसका नॉर्मल फोर्स। इस पे mg किधर लगेगा? mg इस डायरेक्शन में लगेगा क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऐसे लगेगा क्या mg? नहीं, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो mg को हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही बनाना है, mg ऐसा लगेगा इस पे। क्लियर है बात? तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। अच्छा, अगर सरफेस कांटेक्ट में ना होके कुछ ऐसा होता, देखो ये वॉल है ऐसी, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक रॉड को इस तरीके से खड़ा कर दिया टिका के। आपने एक रॉड को यहाँ पे ऐसा खड़ा किया हुआ है, ठीक है, टिका रखा है। अब पूछा गया बताइए इस पे नॉर्मल फोर्सेस कैसे बनाएंगे आप। तो नॉर्मल फोर्स हमने बोला कि जहां कांटेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर लगते हैं। अब यहाँ कांटेक्ट दो सरफेस का नहीं है भाई, वॉल एक पूरी सरफेस है, जबकि जो रॉड टिकी हुई है उसका तो बस एक पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में है, ये वाला जो रॉड ऐसी है, सिर्फ एक पॉइंट इसके कांटेक्ट में है। तो सरफेस और पॉइंट का जब कांटेक्ट आता है तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनाई जाए, तब नॉर्मल रिएक्शन बनेगी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जो एक सरफेस है उसके परपेंडिकुलर अगर नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे तो यहाँ जो नॉर्मल लगेगा वो इस तरफ लगेगा, और यहाँ जो नॉर्मल लगेगा वो इस तरफ लगेगा। क्लियर है बात? ये नॉर्मल रिएक्शन आप यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। अच्छा सोचो ऐसा होता तो सीडी कुछ ऐसी होती, लेट्स से एक सीढ़ी है ऐसी, और यहाँ पे एक रॉड आपने इस तरीके से टिका रखी है, ठीक है। अब पूछा गया बताइए नॉर्मल फोर्स कैसा होगा। तो अब ये नीचे जो पॉइंट है यहाँ तो एक सरफेस और एक पॉइंट कांटेक्ट में है, और ये हमने देख लिया कि जब ऐसा हो कि एक सरफेस और एक पॉइंट कांटेक्ट में होता है तो हम सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन बना सकते हैं। तो यह नॉर्मल रिएक्शन आ गई ऐसी। लेकिन दूसरा जो कांटेक्ट है यहाँ वाला, यहाँ पे देखो सिर्फ पॉइंट पॉइंट कांटेक्ट में है ना, सीडी का पॉइंट और उस रॉड का एक पॉइंट कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे हम जब नॉर्मल बनाएंगे तो बॉडी के परपेंडिकुलर बनाएंगे। बॉडी के परपेंडिकुलर मतलब रॉड के परपेंडिकुलर नॉर्मल यहाँ पे बनेगी इस तरीके से, ठीक है बात? फिर बताता हूँ आपको, पिछले वाले जो एग्जाम्पल था, ये जो एग्जाम्पल था इसमें क्या किया था हमने, यहाँ पे एक सरफेस और एक पॉइंट कांटेक्ट में थे, सिमिलरली यहाँ पे एक सरफेस और एक पॉइंट कांटेक्ट में थे। तो जब भी ऐसा हो सरफेस के परपेंडिकुलर आप नॉर्मल बना देंगे। इससे ऊपर वाले में दो सरफेस कांटेक्ट में थे, ये इंक्लाइन प्लेन का सरफेस और ये इस ब्लॉक का सरफेस। तो जब ऐसा है तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो बना नहीं है, वो तो बहुत आसान सी बात है। जब पॉइंट और सरफेस है तब भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो जो पॉइंट और सरफेस वाली बात यहाँ भी थी, यहाँ भी आपने सरफेस के परपेंडिकुलर बना दिया। लेकिन जब पॉइंट और पॉइंट है, यहाँ पे सीढ़ी का ये वाला पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे इस रॉड का ये वाला पॉइंट कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो जब पॉइंट और पॉइंट कांटेक्ट में होता है तो हम बॉडी के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो इस बार आपने जो नॉर्मल बनाया वो इस रॉड के परपेंडिकुलर
यहां से बनाया। ठीक है बात। तो 3 तरीके से आप नॉर्मल रिएक्शन यहाँ बता सकते हैं। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। सरफेस सरफेस कांटेक्ट, सरफेस पॉइंट कांटेक्ट, पॉइंट पॉइंट कांटेक्ट। क्लियर है बात? चलिए, तो ये बातें होगी नॉर्मल रिएक्शन के बारे में कि आप कैसे बना सकते हैं, क्या होती है नॉर्मल रिएक्शन, ये सारी चीजें। ठीक है। थर्ड आते हैं फ्रिक्शन पे। फ्रिक्शन क्या है कि जब भी दो सरफेसेस आपस में रिलेटिव मोशन कर रही हो या उनके बीच में टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन करने की, तो उसको अपोज करने वाला जो फोर्स होता है वो कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। जैसे आप एक रफ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड कीजिए, तो आपको लगेगा कि वो स्लाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है ना? आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है बाहर से, तब वो स्लाइड कर रहा है। दूसरी बार आप कंपेरेटिवली स्मूथ सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट को स्लाइड कीजिए, आप देखेंगे कि आप कम फोर्स में ही उसे स्लाइड कर पा रहे हैं, मतलब इजी वे में आप उसे स्लाइड कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या डिफरेंस आया? क्या डिफरेंस सिर्फ सरफेस का था? यस, मास वही है, फोर्स लगाने वाले आप हैं, डिफरेंस था सरफेस का। तो सरफेस की वजह से लगने वाला फोर्स जो उसके रफनेस की वजह से लगता है, जो मोशन को रेजिस्ट करता है, वो फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। तो जब भी दो सरफेस रिलेटिव मोशन में हो या टेंडेंसी ऑफ मोशन भी हो, मतलब एक्चुअली मोशन है नहीं लेकिन मोशन हो सकता है वहां पे, तो उनको अपोज करने वाला जो फोर्स है वो कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है बात? अपोज कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा बुरा है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही आप चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपके जो व्हीकल्स के व्हील्स हैं वो आगे बढ़ पा रहे हैं। तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है। ठीक है। चलते समय क्या होता है कि भाई अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, ठीक है, तो हम चलते कैसे हैं? बेसिकली हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं और ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुश करता है। तो हम पुश क्यों कर पा रहे हैं? हम पुश कर रहे हैं मतलब फोर्स हम ऐसा लगा रहे हैं ग्राउंड पे, पैरेलल टू द ग्राउंड हम एक फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड हम पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, हम आगे चल पाते हैं। ये जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से ही लग पा रहा है, रफ सरफेस है इसलिए आप उस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा पा रहे हैं। ये अगर स्मूथ सरफेस हो तो आपको पता है कि आपका पैर स्लिप करता है, स्लिप करता है मतलब आप वहां फोर्स नहीं लगा पा रहे, तो ग्राउंड पे आप फोर्स नहीं लगा पा रहा, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्हीकल अगर कीचड़ में फंस गया तो वो लगातार एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका व्हील वहीं पे घूमे जा रहा है, उस कीचड़ में घूमे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? भाई इंजन चालू है, व्हील घूम भी रहा है, लेकिन वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि सरफेस से उसको वो रिक्वायर्ड फोर्स नहीं मिल पा रहा है, वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम हो गई है। तो फ्रिक्शन की वजह से ही आप आगे बढ़ पा रहे हैं, आप आगे चल पा रहे हैं। हाँ, इसके नुकसान भी बहुत है क्योंकि ये सरफेसेस के बीच में होता है। तो जैसे मशीनरीज होती हैं, मशीनरीज में जब फ्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से पार्ट्स लगातार घिसते रहते हैं आपस में, और घिसते हैं तो जल्दी खराब होते हैं, उनमें वियर एंड टियर जल्दी होता है। आपका जो व्हीकल का जो व्हील है उसे आप टाइम टाइम पे चेंज करते हैं क्योंकि वो भी फ्रिक्शन की वजह से लगातार घिसता जाता है। क्लियर है बात? तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स होता है। किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। जैसे आपके सामने जो टेबल रखा हुआ है, उस टेबल को अगर आप पुश करें तो आप पहले एक अंगुली से पुश कीजिए, फिर धीरे 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 फोर्स बढ़ाते जाइए, पुश करने का फोर्स धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। ठीक है। तो बहुत कम फोर्स जब आप लगा रहे हैं तो टेबल नहीं हिला, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाया एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, उसके बाद टेबल मूव करना शुरू करेगा, है ना?
पर फोर्स तो आप शुरू से लगा रहे हैं, फोर्स तो था ना वहां पे। और जब फोर्स होता है तो F इक्वल टू एम आपने पढ़ा है कि अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। इसका मतलब टेबल मूव हो जाना चाहिए था, बिल्कुल थोड़े से पे भी, हल्का से एक अंगुली टच करी टेबल मूव हो जाना चाहिए था, क्योंकि फोर्स तो लगा था। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे टेबल जहां पे रखा हुआ है ग्राउंड के साथ, उस पे एक फ्रिक्शन फोर्स है, और उस फ्रिक्शन ने आपने जो फोर्स लगाया उसे अपोज किया। तो एक्चुअली रिलेटिव मोशन वहां था नहीं, लेकिन टेंडेंसी थी मोशन होने की, उस टेंडेंसी को अपोज किया फ्रिक्शन ने। तो फ्रिक्शन मोशन को, रिलेटिव मोशन को या टेंडेंसी ऑफ मोशन को भी अपोज करता है। ठीक है, लगता कैसे है ये? तो ये हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है। नॉर्मल कैसा था? सरफेस के परपेंडिकुलर था। ये लगेगा हमेशा सरफेस के पैरेलल। और किस डायरेक्शन में? ऐसा कि वो उसके मोशन को अपोज कर सके। तो जैसे एक ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा और इस पे आपने इधर एक फोर्स लगाया, आप इसे इस तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं आप इसे इस तरफ। जब पुल कर रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस ग्राउंड पे, इस सरफेस पे चलना चाहेगा। जब चलना चाहेगा तो रिलेटिव मोशन होगा या टेंडेंसी है। तो जब फोर्स आप बनाएंगे फ्रिक्शन का, तो इस ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, ऐसा, क्योंकि ये इसके रिलेटिव मोशन को रोकना चाहेगा। मोशन आगे की तरफ होना चाह रहा है, फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। और फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, मतलब जो ग्राउंड है इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। क्लियर है बात? तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो उस ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स जो आपने खींच के लगाया था वो लग रहा है। दूसरा, रफनेस ऑफ द सरफेस की वजह से इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। प्लस इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा। तो इस ब्लॉक के लिए अगर मैं फ्रिक्शन, इस ब्लॉक के लिए अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो देखिए पूरी एफबीडी में क्या क्या फोर्सेस आएंगे। एक फोर्स जो आप इस पे लगा रहे हैं बाहर की तरफ, ऐसा जो आप इसे खींच रहे हैं। दूसरा, रफनेस है इसलिए एक फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे की तरफ लगेगा, पैरेलल टू द सरफेस। तीसरा, इस पे एक mg नीचे की तरफ लग रहा है इसके अपने मास की वजह से, इसका अपना वेट। और चौथा, इस पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ग्राउंड की वजह से, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। तो ये इस ऑब्जेक्ट के लिए पूरा फ्री बॉडी डायग्राम हमारे सामने है। क्लियर है बात अच्छे से? चलिए, तो ये तीन फोर्सेस आपने अभी तक पढ़ लिए। फ्रिक्शन को हम आगे जाके डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो सारी बातें। तो फिलहाल वो एक अलग पूरा हमारे लिए आप कह सकते हैं कि सब टॉपिक रहने वाला है। तो अभी हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि एक ऐसा फोर्स है जो अपोज करता है, पैरेलल टू द सरफेस लगता है। ठीक है, फोर्स पे अगर आए तो फोर्थ इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या है? किसी स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स। कहाँ लगता है? स्ट्रिंग, धागे में, रस्सी में या रोप में। ठीक है, अब स्ट्रिंग में क्यों लग रहा है ये फोर्स? तो सोचिए कि आपने एक स्ट्रिंग ऐसी रखी हुई है, यहाँ पे बांध दी, और उससे नीचे एक मास लटका दिया ऐसा। तो आपको पता है कि अगर स्ट्रिंग सफिशिएंट स्ट्रांग है और मास हल्का ही है तो ये आराम से लोड ले लेगी, मतलब ये टूटेगी नहीं, उसे इस तरीके से लटका के रखेगी। क्लियर है बात? अच्छा, अगर लटका के रखा हुआ है मतलब ये जो मास है ये रेस्ट पे है, तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो नेट फोर्स जीरो होने चाहिए। हमने पढ़ा था F इक्वल टू एम ए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट, ये मास रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन इसका जीरो है, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो मतलब इस पे एक फोर्स आपने बताया था कि mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? जो ऊपर की तरफ रस्सी इस पे लगा रही है, जिसे कहते हैं टेंशन फोर्स, डिनोट करते हैं टी से। तो ये टेंशन फोर्स स्ट्रिंग की वजह से लगने वाला फोर्स है। ये हमेशा पुल करता हुआ फोर्स हो सकता है। आप एक रस्सी बांध के कभी पुश नहीं कर सकते ना किसी ऑब्जेक्ट को। ऐसा नहीं कर सकते ना कि आपने एक ऑब्जेक्ट पे रस्सी बांधी और अब रस्सी को पुश कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट खिसक जाएगा आगे।
नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं होता। ये हमेशा किस वजह से होता है? पुल करते हुए हमेशा टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, तो एक रस्सी हमेशा सिर्फ पुलिंग फोर्स लगा सकती है, टेंशन प्रोड्यूस हो सकती है, कभी भी पुश नहीं कर सकती। तो टेंशन फोर्स इस रस्सी के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो अगर मैं इस रस्सी को दो ऐसे पार्ट्स में बांट दूं, मान लीजिए ऐसा एक पार्ट है और ऐसा एक पार्ट है, इस तरीके से इस पूरी रस्सी को मैंने दो भाग में बांट दिया। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये बीच वाला पॉइंट सी है। तो ये दोनों तरफ जो पॉइंट दिख रहा है ये सी पॉइंट है दोनों, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, तो ये ए सी सेक्शन अगर देखो तो इस पे नीचे mg वाला वेट लग रहा है, ऊपर यहाँ पे ये कनेक्टेड है तो यहाँ फोर्स है। ये जो रस्सी है ये टूटी नहीं, ये ना इलोंगेट हुई, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इसमें जो पार्टिकल जहां पे था वहीं पे है। और ऐसा अगर है तो इस पे नेट फोर्स कितना, जीरो होना चाहिए भाई। अगर ये रस्सी का कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन से मूव नहीं हुआ तो रेस्ट पे रहा, रेस्ट पे रहा मतलब एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का जीरो रहा, और इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो रहा। तो इस पॉइंट सी पे लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो है तो ये कब पॉसिबल है कि इस तरफ इस पे जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स इस पे इस तरफ भी लगे, तो नेट फोर्स जीरो कहा जा सकता है। क्लियर है बात? यही अगर पूरी मैं एक्सटेंड करूं, इस बात को मैं अगर एक्सटेंड करूं कि हर पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स नेट फोर्स जीरो है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जो ए पॉइंट है इस पॉइंट पे अगर ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे की तरफ mg है, तो यहाँ पे टेंशन और mg इक्वल हो सकते हैं। और ऐसे ही अगर बी पॉइंट की बात करूं जो बिल्कुल यहाँ पे ऊपर है, तो इस बी पॉइंट पे भी नीचे की तरफ एक टेंशन है, और इसे सपोर्ट किसने किया हुआ है? इस ऊपर वाली सीलिंग में। तो ध्यान रखिएगा कि अगर एक स्ट्रिंग को आप सिर्फ ऐसे लूज छोड़ देते हैं, है ना, आप एक स्ट्रिंग आप ग्राउंड पे रखिए, अपनी टेबल के साथ पे एक धागा रखिए, कोई ईयरफोन वायर रख लीजिए, कुछ भी, ठीक है, और उसे सिर्फ एक तरीके से खींचना शुरू कीजिए, उसका दूसरा जो एंड है वो फ्री है, तो क्या उसमें कोई टेंशन डेवलप होगी या वो ऐसे ढीला ही पड़ा रहेगा, स्लैक रहेगा वो, है ना, स्लैक रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करो, आप उसका दूसरा जो पॉइंट है उसे फिक्स कर दो, अपने हाथ से पकड़ लो या कहीं पे फिक्स कर दो, ठीक है, और जिसको खींच रहे थे उसे अब खींचो। अब क्या स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो अगर एक बार स्ट्रेट हो गई, उसके बाद वो कहीं और मूव करेगा क्या कोई भी पार्टिकल? जो आपने एक पॉइंट फिक्स कर रखा है उसके बाद हर एक पॉइंट उसका फिक्स हो गया, अब वो कहीं मूव नहीं कर रहा, अब आप फोर्स लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, उसमें टेंशन बढ़ती जाएगी लेकिन पार्टिकल कोई भी उसमें मूव नहीं करेगा। तो मतलब हर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो होगा, और वो कब पॉसिबल है? जब हर एक पार्टिकल पे उसका पड़ोसी पार्टिकल भी फोर्स लगाएगा। तो यहाँ ऐसा ही होता है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा, टेंशन जो होता है वो पुलिंग फोर्स होता है, वो ऑब्जेक्ट को पुल कर सकता है, पर अपने अंदर जब फोर्स की बात आती है तो वो हमेशा जैसे कंप्रेसिव फोर्स, हर एक पार्टिकल पास वाले पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता हुआ महसूस होता है, तभी वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स है। अगर इस तरीके से आपने एक मास बंधा हुआ है यहाँ पे और मुझे स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स बताना है, तो देखिए मास पे आप टेंशन बताएंगे इस तरफ, तो ये जो स्ट्रिंग है इस पे टेंशन लगेगा इस तरफ। ठीक है, अगर आप सीलिंग पे बताना चाहते हैं टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स इस पे लगेगा इस तरफ और यहाँ पे लगेगा इस तरफ। तो देखिए हर पॉइंट पे एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। जो सीलिंग वाला पॉइंट है उस पे टेंशन यहाँ पे इधर लग रहा है और यहाँ पे ऐसे एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। ऐसे ही मास के साथ जो यहाँ वाला पॉइंट है इस पे अगर ऊपर लग रहा है तो यहाँ पे नीचे लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर ये भी बनाएंगे। तो ध्यान रखेंगे हमेशा कि टेंशन फोर्स किस तरीके से लगेगी, ये हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल करती हुई लगनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, अब अगर पूरी एक ही स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में हर पॉइंट पे टेंशन सेम रहती है, स्ट्रिंग अगर आप ऐसी बनाते हैं, बोलते हैं कि पूरी एक ही स्ट्रिंग है, यूनिफॉर्म है, तो जितना फोर्स आप यहाँ लगा रहे हैं उतना ही फोर्स आप यहाँ भी लगाएंगे, तो जितने टेंशन हर पॉइंट पे होगी वो टेंशन हर पॉइंट पे सेम होगी।
तभी तो इसका हर एक पार्टिकल रेस्ट पे रह पाएगा, हर एक पार्टिकल दूसरे पे सेम फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स इसमें 0 रहेगा। अच्छा, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि ये एक पुली है, पुली जो घूम सकती है, जिसके अबाउट आप एक रस्सी बांध के इसको घुमा सकते हो, है ना, जो बियरिंग्स होती हैं वैसा। तो एक पुली है, वो यहाँ सेंटर से इस तरीके से फिक्स्ड है, ये घूम सकती है, और आपने इस पे एक स्ट्रिंग डाल दी ऐसे, ठीक है। इस स्ट्रिंग पे आपने 2 मासेस लगा दिए इस तरीके से, एक है 5 kg का, एक है 2 kg का। तो क्या होगा, ये 5 kg का मास नीचे चलना शुरू करेगा, 2 kg का मास ऊपर चलना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि ये भारी है, भारी वाला नीचे जाएगा, हल्का वाला ऊपर जाएगा। ऐसा ही हम देखते हैं आज तक। अब इसमें अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आप अगर 5 kg के लिए बनाते हैं, दिस इज 5 kg, तो इसका अपना वेट नीचे लगेगा 5g। ऊपर की तरफ इस पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है ऐसा, ठीक है, रस्सी की वजह से। स्ट्रिंग हमेशा पुल करता हुआ लगाती है, ठीक है। अगर 2 kg का बनाऊं तो ये 2 kg, इस पे नीचे इसका लगेगा 2g, इसका अपना वेट, और इस पे भी ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगेगा, और वो टेंशन फोर्स बिल्कुल सेम होगा जो इस पे लग रहा है, क्योंकि ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है। क्लियर बात? दिस इज स्ट्रिंग 1, और ये पूरी स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। तो इन दोनों में टेंशन फोर्स भी सेम होगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि ये जो पुली है, ये आइडियल पुली होनी चाहिए। अगर एक आइडियल पुली है तो वो टेंशन को इफेक्ट नहीं करती। आइडियल पुली मतलब जिसका मास 0 हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो पुली मासलेस हो और फ्रिक्शनलेस हो, मतलब स्मूथ पुली हो, तो हम ऐसा मानेंगे कि वो आइडियल पुली है। और आइडियल पुली के केस में एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है। अच्छा, इसमें एक दूसरी स्ट्रिंग और है। कहाँ पे? दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पे, जो इस पुली को बांध के रखे हुए है ऊपर से। तो अगर मैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? ये T2 ऊपर की तरफ लग रहा है, स्ट्रिंग चेंज हो गई तो मैंने टेंशन भी चेंज कर दी। टेंशन एक स्ट्रिंग में सेम रहेगी, जैसे स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज। तो पुली पे ऊपर की तरफ T2 लग रहा है, और नीचे यहाँ पे दोनों तरफ जो वायर्स आ रहे हैं, जो स्ट्रिंग आ रही है, उसकी वजह से टेंशन फोर्स इन तरफ दोनों तरफ लग रहा है। तो देख पा रहे हैं आप, टेंशन यहाँ पे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, इधर ऐसा था, और इधर भी ऐसा था, ठीक है। तो ये तीनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मेरी बात? अच्छा, अगर पुली ऐसी होती तो आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ था कि ये पुली यहाँ से फिक्स्ड है, ये ऐसा है, ये पुली हो गई। यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐसी है, एक ब्लॉक यहाँ पे, इसके नीचे एक ब्लॉक यहाँ पे है, और एक ब्लॉक यहाँ पे है ऐसा, ठीक है। A B C ऐसे 3 ब्लॉक्स दे रखे हैं, पुली दे रखी है P। पूछा गया इन सबके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, A B और C सबके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो सबसे पहले अगर A का बनाया जाए, तो इसका अपना वेट नहीं चेक करेगा, जिसको मैं WA लिखता हूँ, इसके लिए ऊपर एक टेंशन एक्ट करेगी ऐसे T। अगर B के लिए बनाऊं, तो इसका अपना वेट नीचे करेगा WB, और उस पे ऊपर एक टेंशन एक करेगी T सेम, क्योंकि A और B को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग एक ही है। तो जो टेंशन आपने A में लिखी, वही टेंशन आप B पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग वहां पे सेम है। अगर C के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, अच्छा, B के लिए इतना ही काफी है या B पे एक फोर्स और लगेगा? B के लिए बताइए। बी पे नीचे की तरफ एक फोर्स और लगेगा, क्योंकि नीचे भी इसमें स्ट्रिंग है, वो भी इसे इस तरीके से पुल करती हुई नजर आएगी, और इसे मैं बोलूंगा T2, क्योंकि ये स्ट्रिंग अब चेंज हो चुकी है। बी से सी को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग एक अलग सेगमेंट है, ए से बी वाला सेगमेंट एक अलग सेगमेंट है। तो बी पे 3 फोर्सेस हैं, 2 टेंशन और एक अपना वेट। एक टेंशन ए से बी वाली स्ट्रिंग का, दूसरी टेंशन बी से सी वाली स्ट्रिंग का। और सी पे अगर फोर्स देखा जाए, तो इसका अपना वेट नीचे लगेगा ये WC, और ऊपर की तरफ इस पे एक टेंशन लगेगा विच इज T2। तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर भी बनेंगे, क्योंकि अब आप जब पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो आप इसका क्या करेंगे, ये
इसका आइडियल पुली है, मतलब इसका मास तो 0 है, इसका कोई वेट नहीं है, तो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं टी इधर और ऊपर जो स्ट्रिंग है उसकी वजह से T3 ऊपर एक अलग लग रहा है। तो यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स थी, 3 टेंशंस यहाँ पे अलग अलग एक्ट करेंगी। क्लियर है? और क्या देखिए, सबके एक्शन रिएक्शन पेयर कंप्लीट हो गए। ध्यान से देखिए, तो अगर मैं यहाँ वाला देखूं तो यहाँ आपने टी बताया तो एक टी यहाँ भी बता दिया, टी यहाँ बताया तो एक टी यहाँ भी बता दिया। अगर आपने यहाँ इस पे T3 बताया तो एक ऊपर जो सीलिंग पे लग रहा है वो T3 हो जाएगा। यहाँ पे आपने बताया तो यहाँ आपने T2 बताया, यहाँ आपने T2 बताया। क्या सबके एक्शन रिएक्शन पेयर कंप्लीट हैं? यस। अच्छा, ये जो वेट लगता है W, क्या ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस, ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्चुअली वेट लगता कैसे, ये जो अर्थ है और यहाँ जो मास रखा हुआ है m, तो आप कहते हैं कि mg इस पे फोर्स लगा इस मास पे, तो अर्थ पे भी mg फोर्स लगा ऊपर की तरफ। दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अर्थ जितना फोर्स आप पे लगाती है आप भी उतना ही फोर्स अर्थ पे लगाते हो, है ना? इंटरेस्टिंग बात। तो आप तो हमेशा अर्थ पे खींचे चले आते हो, अगर आप जंप करोगे तो आप नीचे की तरफ गिरोगे अर्थ पे, लेकिन अर्थ आपकी तरफ खींचे क्यों नहीं चली आती? ऐसा क्यों नहीं होता कि आप ऊपर खड़े हो, मान लो आप एयर में हो, तो अर्थ आपके पास आके चिपक जाए आपसे? ऐसा क्यों नहीं हुआ? फोर्स तो दोनों पे सेम लगा, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? भाई सिर्फ फोर्स की बात नहीं ना, मोशन होता है एक्सेलरेशन को देख के। जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, क्योंकि आपने लिखा था F इक्वल टू एम ए, और आप अगर एक्सेलरेशन लिखना चाहते हो तो लिखोगे F बाई एम। तो फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। और अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम है। जबकि आपकी केस में आपका मास कम है तो एक्सेलरेशन आपका जो होता है विजिबल होता है, जिसको आप जी कहते हैं। इसकी वजह से आपका मोशन हमेशा अर्थ की तरफ होता है, जबकि अर्थ अपनी जगह स्टेशनरी मानी जा सकती है आपके रेफरेंस में। ठीक है, आपके रेफरेंस में अर्थ कहीं मूव नहीं कर रही। क्लियर है बात? तो जितने भी फोर्सेस हैं सारे ही एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, हमें सभी को इसी तरीके से देखना चाहिए। आते हैं लास्ट फोर्स पे, विच इज स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स। ये स्प्रिंग फोर्स क्या है? आपने देखा होगा कि कोई भी इलास्टिक या स्प्रिंग अगर देखें तो जब आप उसकी शेप को चेंज करते हैं तो वो उसको रीगेन करने की कोशिश करती है। मान लीजिए कि स्प्रिंग को आप कंप्रेस करें, तो जब कंप्रेस करेंगे तो वो कोशिश करेगी कि वो फिर से एक्सपैंड हो जाए, या आप अगर उसको एक्सटेंड करेंगे, आप उसे एलोंगेट करेंगे, तो वो कोशिश करेगी कि वो फिर से अपने नेचुरल लेंथ में आ जाए। तो जो भी आप उसके शेप में चेंजेस करते हैं उसके हिसाब से वो हमेशा एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो ये जो फोर्स होता है ये होता है -kx के बराबर। व्हाट इज माइनस डिनोट्स हियर? माइनस डिनोट्स अपोजिट टू डिफॉर्मेशन। k क्या है? k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, जो डिपेंड करता है कि आपने उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया है, कितने राउंड्स इस स्प्रिंग के बनाए हैं, कितनी थिकनेस है। कुल मिला के स्प्रिंग की मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है कि k कितना है, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। x क्या है? डिफॉर्मेशन लेंथ। तो जितना ज्यादा आप डिफॉर्म करेंगे उतना ही ज्यादा फोर्स ये लगाएगी। तो जैसे अगर एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को आपने एक तरफ से फिक्स कर दिया, ठीक है, और इस पे फोर्स लगाना शुरू किया, तो जो पहले लेंथ यहां तक थी आपने फोर्स लगा के उसको यहां तक कर लिया, यहां तक आप लेके आ गए। तो ये जो एक्सटेंशन उसमें हुआ x, इसे कहते हैं डिफॉर्मेशन लेंथ। जितना आप इसको डिफॉर्म करेंगे उतना ही ज्यादा ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, पीछे की तरफ जिधर डिफॉर्मेशन हुआ उसका अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ kx। क्लियर है बात? और यही अगर आप इसे कंप्रेस करते, मान लीजिए आप कंप्रेस करके इसे यहां तक ले आए, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, आप इसे यहां तक ले आए, कंप्रेस आपने किया इसको, तो इस बार डिफॉर्मेशन ने इस तरफ
फोर्स लगेगा उल्टी डायरेक्शन में इस तरफ। क्लियर है? तो हमेशा डिफॉर्मेशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है k इंटू एक्स के बराबर। k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, x जो है वो डिफॉर्मेशन लेंथ है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे आपको स्प्रिंग की जगह कोई इलास्टिक स्ट्रिंग दे सकते हैं कि इलास्टिक रोप है, तो वो आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आप स्प्रिंग को यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? चलिए, तो चलिए आपसे पूछा गया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसे इस तरीके से आपने बांध रखा है, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स हैं, इस तरीके से आपने उसे बांध दिया। पूछा गया बताइए इस ऑब्जेक्ट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा। ये आपको एंगल भी दे रखा है, लेट्स से थीटा डिग्री। फ्री बॉडी डायग्राम आपसे पूछा गया, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो एम को अलग कर लीजिए सबसे पहले, नीचे इस पे लगेगा एम जी। क्या ये कहीं से किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है? नहीं, तो इस पे कोई नॉर्मल फोर्स तो नहीं आने वाला। क्या ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है? यस, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इस पे एक टेंशन फोर्स जरूर आएगा। किधर आएगा? तो जिधर स्ट्रिंग उधर टेंशन फोर्स, तो ये टेंशन फोर्स आएगा इस तरफ, लेट्स से T1 एट एन एंगल थीटा। इस तरह जो स्ट्रिंग है वो इसे इस तरफ पुल करेगी T2 इस डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है बात? ऐसे आपसे अगर पूछा गया कि एक सरफेस पे 3 ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हुए हैं कनेक्ट करके, ठीक है, इस तरीके से, और आप यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं इस पे, ऐसा ये है ABC, इन तीनों का मास भी mm है, ऐसे ले लीजिए। पूछा गया इन तीनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बताइए। तो अगर आप A के लिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इस पे एक फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो है, बोल रखा है कि सारी सरफेसेस फ्रिक्शन लेस है। जब फ्रिक्शन लेस होती हैं तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, स्मूथ सरफेस है वहां पे। तो एक फोर्स आपने इधर लगा दिया, दूसरा ए और बी के बीच में जो टेंशन फोर्स है वो भी एक्ट करेगा, जैसे मैं लेट्स नाम देता हूँ T1। पीछे स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो टेंशन फोर्स भी पीछे इस पे लगने वाला है। अच्छा, नीचे इस पे mg लगेगा, और क्योंकि ग्राउंड से कांटेक्ट में है तो ऊपर इस पे नॉर्मल लगेगा। ऐसे अगर बी के लिए बनाता हूँ तो बी के लिए क्या बनेगा? इसका mg नीचे की तरफ, इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ, इधर इस पे T1 लगेगा, क्योंकि ए और बी के बीच वाली स्ट्रिंग है उसमें T1 टेंशन इस लग रही है, और पीछे इस पे टेंशन है फिर से एक बी और सी को कनेक्ट करने वाली, इस पे आप T2 लगा सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रिंग चेंज हो गई है। फोर्स भी इसमें अपन दूसरा लेंगे, टेंशन फोर्स। ऐसे जब सी बनाएंगे तो ऊपर नॉर्मल, नीचे इसका अपना mg, इस तरफ इस पे लगेगा T2। क्लियर बात? और कोई फोर्स इस पे है क्या? नहीं, सारे फोर्सेस हम बना चुके हैं, और देख सकते हैं कि सारे पेयर्स भी कंप्लीटेड हैं। T1 T1 एक्शन रिएक्शन, T2 T2 एक्शन रिएक्शन, ये पेयर्स कंप्लीटेड है। क्लियर है? नॉर्मल आप देखो तो नीचे ग्राउंड पे लगेगा इस तरफ, तो ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, ये नॉर्मल भी कंप्लीट हो गया। ऐसे अर्थ जो लग रही है, अर्थ के ऊपर mg इधर लगेगा, तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर कंप्लीट है। हालांकि हमें इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें जो सिस्टम देखना है वो ब्लॉक्स का देखना है, अर्थ या ग्राउंड से हमें कोई मतलब अभी नहीं है यहाँ पे। क्लियर है सारी बातें? तो इस तरीके से आप सारे एफबीटीज बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि फोर्सेस जो इस पे लग रहे हैं उनका नेट फोर्स कैसे निकाला जाए, या इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम कैसे देखा जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को। पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछिएगा।